आप सबका स्वागत है। आज संयोग से 22 जुलाई को 1947 को जो वर्तमान तिरंगा झंडा है, इसके स्वरूप को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो तिरंगे का पहले अलग अलग रूप थे, अलग अलग तरह से सोचा गया था, लेकिन जो आज वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी स्वीकार्यता संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को की थी। और हमारे लिए गौरव की बात है कि इसी दिन हम अगस्त माह में, अगस्त के दूसरे सप्ताह में 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के मध्य तिरंगा यात्राओं की योजना कर रहे हैं। 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। पार्टी के भिन्न भिन्न मोर्चों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है। युवा मोर्चा को 22, अनुसूचित जाति मोर्चा को 17, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और महिला मोर्चा को 15, किसान मोर्चा को 20 और माइनॉरिटी मोर्चा को 1 यात्रा, ऐसे 90 यात्राएं सौंपी गई हैं, जिसमें ये अपने अपने दायित्व के साथ इन यात्राओं को संपन्न कराएंगे। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इन सब यात्राओं में सहभागी होंगे। सामान्यतः ये समय देश के उन शहीदों को, उन वीरों को नमन करने का है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया, और उनको नमन करते हुए कहीं ना कहीं शहीद स्मारक से या किसी न किसी शहीद स्मारक पर पहुंचते हुए यात्राएं संपन्न होंगे। दूसरा विषय आज की बैठक में हम तय कर रहे हैं कि हमारा एक अभी चला हुआ ही अभियान है जो बीच में है, पन्ना प्रमुख बनाना, यानी उसकी रचना करना और पन्ना प्रमुखों को पार्टी के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना, पंजीकृत करना और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन करना। आज की तारीख तक हमारे 34 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गए हैं और कल 6 हैं। कल हमारा होडल का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, हथीन का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, पटौदी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, सांपला का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, महेंद्रगढ़ का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और सोनीपत का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। हमारे मुख्यमंत्री जी कल सोनीपत के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी विप्लव देव जी महेंद्रगढ़ और सांपला में रहने वाले हैं और होडल, हथीन और पटौदी सम्मेलन में मैं स्वयं रहने वाला हूँ। हमारे कुल पन्ना प्रमुख जो बनने वाले हैं वो अपेक्षित संख्या 3,46,000 है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज हमारे पन्ना प्रमुख 2,01,576 पंजीकृत हो गए हैं। हम तेज़ी से ये काम कर रहे हैं और अगस्त के अंत तक हम इस काम को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चले हुए हैं कि हमारी 90 की 90 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख पंजीकृत हों और उनकी रचना हो, पंजीकृत हों और उनके सम्मेलन हों। इस संगठनात्मक काम को एक गति देने के लिए भी आज की बैठक का हम जो इस गतिविधि को जहाँ कम है वहाँ कैसे तेज़ी के साथ आगे बढ़े, इसकी योजना रचना आज की बैठक में हो रही है। तो समीक्षा भी हो रही है और आगे तेज़ी से काम किया जाए, इसके लिए भी प्रेरित करने का काम, जहाँ कम वहाँ हम। इसी कैंपेन को और गति देने के लिए हमने एक बड़ा कैंपेन ले रहे हैं। हम अगस्त के चौथे सप्ताह में, तीसरे चौथे के बीच में 19-20 अगस्त से एक 7 दिन के लिए हम लगभग 4,000 से अधिक अल्पकालीन फुल टाइमर, एक सप्ताह का समय का दान देने वाले कार्यकर्ता वो निकालेंगे और ये हर 5 बूथ पर 6 दिन का समय देंगे। 1 दिन की ट्रेनिंग होगी, अपनी अपनी लोकसभा में रहेंगे लेकिन अपने ज़िले में नहीं रहेंगे। ऐसा एक बड़ा कैंपेन जो है वो 4,000 का लक्ष्य लेकर चले हैं। देखते हैं सफलता का हमारा रेशियो क्या रहता है। इतना बड़ा अभियान इससे पहले हमने लिया नहीं है
लेकिन एक पूरे जोश के साथ पार्टी एक बड़ा कैंपेन ऐसा ले रही है कि लगभग हर शक्ति केंद्र तक हम एक अल्पकालीन 1 सप्ताह का समय का दान देने वाला कार्यकर्ता भेजें और 1 सप्ताह वो उस क्षेत्र में लगा कर आए, पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करें। पार्टी का जो कैंपेन चला हुआ है अभी तक, जो पन्ना प्रमुख का है, बूथ सशक्तिकरण का है, पार्टी के लाभार्थियों, जो सरकार के लाभार्थी हैं उनको संपर्क करने का है, पन्ना प्रमुखों को संपर्क करने का है, जहाँ नहीं बने हैं वहाँ बनाने का है। तो इस काम के लिए एक बड़ा कैंपेन जो है वो अल्पकालीन विस्तार, हम इसको थोड़ा समय का 1 सप्ताह का समय का दान करने वाले कार्यकर्ताओं की एक सूची बन रही है और उनके समय का दान लेंगे, उनको अपनी ही लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में उनके समय का दान लेंगे। मान लो हिसार में, हिसार भी है तो हिसार में एक सीट भिवानी की भी है, हिसार में एक सीट जो है वो जींद की भी है, तो उस नाते से अपनी विधानसभा से दूसरी विधानसभा या दूसरे ज़िले में भेजने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा एक बड़ा कैंपेन जो है वो लेने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक लाभार्थी संपर्क का बड़ा कैंपेन 30 जुलाई को प्रधानमंत्री जी की मन की बात है। मन की बात सुनने के तुरंत बाद हम लगभग 10 लाभार्थियों को हर बूथ पर संपर्क करेंगे। इस बार का जो लक्ष्य हमने रखा है वो चिरायु कार्ड जिनको मिला है उनको संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे चिरायु कार्ड के लाभार्थियों को संपर्क करेंगे। 2 लाख लाभार्थियों को संपर्क करने का टारगेट ये हमें दे रहे हैं। हर मन की बात के कार्यक्रम के बाद हर महीने ऐसे 2 लाख लाभार्थियों को संपर्क करते हुए इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जो कुछ कार्यक्रम हमारे हुए जून सप्ताह में, प्रधानमंत्री जी के 9 साल का जो समय था उसके होने के, लेकिन कुछ कार्यक्रम उसमें इतने ओवरलैप्ड कार्यक्रम थे, हमारे कुछ कार्यक्रम रह गए। जैसे हर ज़िले में प्रबुद्ध सम्मेलन होना था, हर ज़िले में लाभार्थी सम्मेलन होना था, हर जगह पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होनी थी, हर विधानसभा में एक टिफ़िन बैठक होनी थी। ऐसे उसका भी एक जो बचे हुए जितने भी काम हैं हम कर पाए, बहुत अच्छा कर पाए। हमने 18 जून से लेकर 30 जून के बीच में 9 रैलियां की। फिर पार्टी के लिए ऐतिहासिक था ये। इतने कम समय में इतनी रैलियां हमारी पार्टी ने पहले कभी नहीं की थी। बाकी पार्टियां भी नहीं कर पाती हैं। हमने एक ही दिन में 3 रैलियां की, फरीदाबाद, गुड़गांव और रोहतक। उस दिन हमारे 2 पन्ना प्रमुख भी थे, एक उकलाना में था और एक पंचकुला में। तो इसलिए पार्टी उस नाते से एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उस समय, बहुत मजबूत एक्टिविटी कर पाए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटी जो बीच में छूटी हैं उनको पूरा करने का भी टारगेट यहाँ से कार्यकर्ताओं को देकर भेज रहे हैं। तो एक बड़ा कैंपेन आने वाले महीने में तिरंगा यात्रा के रूप में, अल्पकालीन विस्तारक के रूप में। इसी समय एक दिन और ऐसा आता है कि 14 अगस्त को हम विभाजन की विभीषिका के रूप में, क्योंकि 10 लाख लोग जो है उसमें मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ की आबादी उस समय विस्थापित हुई थी, यहाँ से वहाँ गई थी। तो वो एक बड़ा दर्द का विषय है। कहते हैं कि जो देश अपने ऐसे बुरे दिनों को भूल जाता है तो बुरे दिन फिर से आ जाते हैं, इसलिए लोग अपने बुरे दिनों को याद रखते हैं। इजराइल में तो इस विषय को लेकर उन्होंने एक म्यूजियम बनाया हुआ है, याद-ए-वसम, हॉलोकास्ट म्यूजियम। और कहते हैं कि हमारे जो बुरे दिन थे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में, जो 60 लाख यहूदी मारे गए थे, हम उसको भूलने नहीं देंगे। मैंने 2 बार वो हॉलोकास्ट म्यूजियम देखा है ज़िंदगी में, फिर मौका मिला तो फिर देखूंगा। वो बहुत प्रेरणादायी है, बहुत ही प्रेरणादायी है। इसी में से नया इजराइल खड़ा हुआ है। तो ऐसे जो कष्ट के समय कोई भी रहे हैं तो उसको याद करते हुए, तो उसके लिए भी हमने 14 अगस्त को हर ज़िले में कार्यक्रम करने का तय किया है। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन आज की बैठक में शाम के समय होने वाला है। हमारे प्रभारी जी आने वाले थे, लेकिन कुछ निजी कारणों से उनका कार्यक्रम स्थगित हुआ है। सुबह ही उन्होंने बताया कि मैं आज नहीं रह पाऊँगा, कल के कार्यक्रम में रहूँगा। तो बैठक के नाते इतनी बातें मुझे आपसे साझा करनी थी। आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर प्रयास करूँगा उत्तर देने का। सर, कैथल में 29 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ऐसी स्थिति क्यों आई? बीजेपी के जो लोग थे और आपके पास उनका इस्तीफ़ा आया है नहीं है, तो ऐसी स्थिति क्यों आई? नंबर 2, बाढ़ के कारण हरियाणा में काफ़ी हालात ख़राब है, किसानों को कितना मुआवजा दिलाने का काम करेंगे? देखिए, सवाल नंबर 1, व्यक्तिगत रूप से मेरे पास किसी का
इस्तीफ़ा नहीं पहुंचा है, लेकिन एक अपील मैं आप सबके माध्यम से ज़रूर करना चाहूँगा। महापुरुष सबके साझे के होते हैं। महापुरुषों को कभी जाति के नज़रिए से हमको नहीं देखना चाहिए, उनका क्षेत्र के नज़रिए से भी नहीं देखना चाहिए। जैसे सुभाष हैं तो पूरे देश के नायक हैं, भगत सिंह हैं तो पूरे देश के नायक हैं, राजगुरु हैं तो पूरे देश के नायक हैं, राम हैं तो हर दिल के नायक हैं, हम ऐसे कृष्ण हैं तो हर दिल के नायक हैं। इनको हम जातीय नज़रिए से नहीं देखना चाहिए किसी को भी। महापुरुष सबके साझे होते हैं और इसी दृष्टि से सबको देखना चाहिए। और ऐसी कोई बात हुई है, किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है, तो हम उनको समझाएं बुझाएंगे। पार्टी को, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जो बाढ़ इस बार आपदा घोषित की गई है, 45 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। और आप सबको मालूम है कि हमारी सरकार जब नहीं बनी थी तो आपदा प्रबंधन का पैसा केवल 6,000 रुपये मिलता था, हमने उसको आते ही 12 किया, अब 15 है। तो जिनकी भी फसलें इसमें ख़राब हुई हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है उसके माध्यम से उनका सहयोग किया जाएगा। प्रदेश में बीमा भी जो है वो उसकी वो हो गई है नोटिफिकेशन, तो जिनको बीमा के माध्यम से मिलना चाहिए वो अपना बीमा कराएंगे, क्योंकि वो पूरी क्रॉप टाइम का होता है, तो उनको भी उस नाते से सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी जिनके नुकसान हुए हैं वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, किसी की दुकान का है, मकान का है, किसी फार्म अलग प्रकार के जैसे पशुओं के फार्म होते हैं उनका है, वो पंजीकृत करा रहे हैं। तो उनके नाते से जो है वो जो इस बार जो बाढ़ है वो हमारे हरियाणा में 2 पैटर्न हैं पानी के बहाव के। एक इंडस का पैटर्न है, सिंधु नदी का पैटर्न, जिसमें घग्गर और ये टांगरी और कौशल्या ये सब सरस्वती ये आती हैं, और एक यमुना का पैटर्न है। दोनों में बाढ़ आई है। संयोग ऐसा बना है कि ऐसी जगह पर वर्षा है भगवान जो है जिसमें दोनों क्षेत्रों में जल भराव हुआ है, तो इधर सिरसा तक भी इस पानी का इस प्रकार से फतेहाबाद तक असर आया है, और उधर भी जो है यमुनानगर से शुरू होकर और उन जिलों में सोनीपत में, पानीपत में कुछ मात्रा में, वहाँ यमुना के बेसिन में भी इसका असर आया है। तो सर सरकारी दफ्तर में सारे के सारे क्लर्क हड़ताल पे, हालांकि बातचीत कल भी हुई है लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हुई है और लोग बहुत परेशान हैं उस चीज़ को लेके, कहीं भी कामकाज नहीं हो रहा, सारा ठप है। निश्चित रूप से जब काम रुकता है तो आम जन को परेशानी होती है, और उसके कारण से क्लर्क तो इस सारे सिस्टम का अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। सरकार लेकिन जैसे आपने कहा वार्ता में लगी हुई है, आज भी अभी भी मुख्यमंत्री जी बीच बीच में शायद कुछ ऐसे विषय पर बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जल्दी समाधान हो, हम सबकी यही अपेक्षा है। संसद में दीपेंद्र हुड्डा के सवाल पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि बीजेपी राज्य में 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी है, कितना सहमत हैं आप? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा के आंकड़ों से तो मैं कहूँगा कि 4 गुना कम हो गई है। पहले तो ये 35-36 तक ले जाते थे, ईश्वर की कृपा से ये जो उन्होंने एक कोई एजेंसी बता रखी थी उस माध्यम से 35-36% तक बेरोजगारी हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा बार बार बताते थे। तो 35-36 से 9 पे आए कम से कम। वो जो झूठ बेचती थी कांग्रेस वो ख़त्म हुआ है एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से। जिन राज्यों में के लोग हमारे यहाँ आके नौकरी करते हैं वहाँ बेरोजगारी कम बताते थे और हमारे राज्य में ज़्यादा बताते थे। ये सही है कि भाई 9% है जो आंकड़ा दिया गया है, और निश्चित रूप से सरकार कटिबद्ध है कि भाई कुछ और लोगों की अभी वैकेंसीज भी निकल रही हैं, और अंत्योदय मेले लगाकर सब रोजगार के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। नई इंडस्ट्री भी आ रही है। जैसे थोड़े दिन पहले ही आपको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने मारुति के एक नया प्लांट बनने लग रहा है, सोनीपत में उद्घाटन किया था। रेल डब्बा फैक्ट्री बनी है, इतनी बड़ी मंडी जो है कई हज़ार करोड़ की गन्नौर में उसका काम शुरू हो गया है। ऑर्बिटल ट्रेन का काम जो है, कई हाईवेज अपने यहाँ निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे और ये और नीचे आए, हम सबकी अपेक्षा है। सर, जब से किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा एक साथ हाथ जोड़कर यात्राओं में, रैलियों में खड़ी हुई नजर आ रही है, बीजेपी के लोग बड़े खुश हैं। हाथ जोड़े, कोई राम राम करे तो उसमें तो कोई कष्ट की बात तो होनी नहीं। लेकिन तीनों के हाथ मिलने से बीजेपी में इतनी खुशी की लहर नहीं, ये आपका कहीं आपने कहीं ये नज़रिया, ये आकलन ये कहीं किया होगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन चुनाव नज़दीक है तो सभी दलों के सब नेता सक्रिय होते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने भी अपनी सक्रियता बढ़ाई है चुनाव की दृष्टि से, और ये सहज स्वाभाविक है। सारे दल उस समय सक्रिय हैं तो कांग्रेस के सब नेता भी सक्रिय होंगे। धनखड़ साहब, एनडीए और इंडिया को कैसे देखते हैं? दूसरी ये कि जेजेपी के साथ में जो दोबारा जो तवज्जो दी गई, ये मजबूरी है या ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि
ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही राष्ट्रीय प्रतीकों को एक तरह से अपने प्रतीक बनाने के पहले भी बहुत काम किए। जो नेशनल फ्लैग लेके आए उसी तरह का कांग्रेस ने अपना झंडा, उसमें कोई बहुत अंतर लेकर रखकर नहीं चली और अभी भी उसी प्रकार का ये नामकरण कोशिश की है, जिससे लोगों के बीच में ये एक संभ्रम रहे कि ये किसी दलों की बात है कि भारत की बात है। इस पर ऐतराज़ भी हुए हैं, पूरे देश ने इस बात पर ऐतराज़ जताया है। बाकी उनकी ताकत और उनकी वीकनेसेस क्या है ये आपके भी ध्यान में है कि जिन स्थानों पर वो साथ आएंगे वहाँ कईयों की ताकत ही नहीं है, जिन स्थानों पर उनके टिकटों के बंटवारे हैं वहाँ उनके अपने झगड़े भी हैं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी तय नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज मैं नहीं मानता कि कोई पुराने यूपीए का है। निश्चित रूप से हाँ, एनडीए की बैठक